बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, 2022 पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर इसने कुछ अच्छे असरात नहीं छोड़े और ख़ास कर पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात का तो जनाजा इस साल निकल गया। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की सहाफ़त पर इसके क्या असरात थे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। पहले हम भट्ट साहब शुरू यहाँ से करेंगे, पाकिस्तान की जो अखलाकियात का जनाजा 2022 में निकला, 2023 में आप इसे किस हैसियत से देख रहे हैं? क्या इसमें कुछ कमी आएगी या मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस तलखी को? बहुत शुक्रिया लुकमान शाह साहब आपका कि आपने अपने इस मकबूल प्रोग्राम में मुझे मौका दिया कि मैं अपना पैगाम दोस्तों तक पहुंचा सकूं। जहां तक आपने बात की कि 2022 जो है इसमें पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन के करीब पहुंच चुका है। ये मईशत का जनाजा भी निकला है, अखलाकियात का जनाजा भी निकला है और सहाफ़त का भी निकला है। अगर हम ये कहें कि ये 2022 पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल था, तो हम हक़ाइक़ के साथ इसको साबित भी कर सकते हैं। ये कोई सिर्फ एक जुमला या रवायती फ़िक्रा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक आम पाकिस्तानी जो है उसके लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम अखलाकियात की बात करें तो वो पॉलिटिशियन जो रोल मॉडल होते हैं यूथ के, नौजवानों के, उन्होंने ऐसे नकूश छोड़े हैं सोसाइटी के ऊपर कि अगर आप जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं वो अनसोशल लगता है, कि जहाँ सोशल नाम की कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। एक अनगाइडेड मिसाइल है जो नौजवानों, अनगाइडेड मिसाइल है। इसी तरह अगर आप हम सहाफ़त के हवाले से देखें तो वैसे तो गुज़श्ता 10-15 साल से जो है वो मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के कत्ल, मुआशी कत्ल के हवाले से बहुत सी मिसालें थी। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे 8 माह का पीरियड है मौजूदा हुकूमत का, इसने प्रेस फ्रीडम को दबाने के हवाले से, मीडिया वर्कर और सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल के हवाले से पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तारीख का बदतरीन साल था। लेकिन भट्ट साहब, ये हुकूमत तो जब आप तहरीक चलाते थे, हम भी देखते थे, तो इनके MNA, सेनेटर्स और अब जो वफाकी वज़ीर हैं, ये आपके साथ आके खड़े हो जाते थे कि PTI आज़ादी सहाफ़त को दबाना चाह रही है, लेकिन ये ख़ुद उस डगर पे क्यों चल पड़े? शाह साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में होती है तो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है। जो ही वो जमात जो है अपोजिशन से उठकर इक़्तिदार में जाती है तो यही मीडिया जो है वो उसकी आंख का कांटा बन जाता है। और हम हमेशा से पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहते हैं कि हम ना तो किसी को इक़्तिदार से गिराने के लिए किसी साजिश का हिस्सा बनते हैं, ना किसी को इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए उसके लिए सीढ़ी का काम करते हैं। मीडिया एक आईने का काम करता है और मीडिया के इस आईने का मतलब ये होता है कि जब हुकूमत या किसी भी इदारे के किसी गलती की निशानदेही की जाए तो जब वो आईने के सामने आए और वो देखे कि मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बा है तो वो आईने का फ़ायदा उठाते हुए अपना चेहरा साफ कर ले, दाग धब्बा साफ कर ले। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ हुकूमत को जब आईना दिखाया जाता है तो वो अपना चेहरा साफ करने की बजाय, दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा भट्ट साहब, हमने देखा आपने मुख्तलिफ अदवार में तहरीकें चलाई, बल्कि हम आपके साथ रहे, हम इकट्ठे रहे, लेकिन जब हुक्मरान सहाफ़त को दबाने पे आते हैं तो उनका बहाना कुछ एंकर बनते हैं, कुछ एंकर की वो बातें लेके वो दबाना शुरू कर देते। क्या कुछ आप नहीं समझते कि एंकर की तरबियत भी ज़रूरी है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बग़ैर सहाफ़त के स्क्रीन पर आके बैठ गए और पूरी सहाफ़ती बरादरी का मुस्तकबिल उन्होंने दाव पे लगा दिया। देखें, ये बिल्कुल शाह साहब आपकी बात
100% दुरुस्त है कि वो पैरा ट्रूपर्स जिन्हें सहाफ़त की ट्रेनिंग नहीं ली, वो किसी ना किसी पर्ची के ज़रिए किसी चैनल पर आ जाते हैं और फिर प्राइम टाइम में उन्हें जगह मिल जाती है, तो वो जो सहाफ़त के बेसिक असूल हैं उनको वो जानते नहीं होते, और जिसकी वजह से फिर वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। हम ये नहीं कहते कि सहाफ़त में सब लोग ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो एजेंडा जर्नलिज्म है कि बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनके मालिकान एक एजेंडे के तहत जो है वो अपने टीवी चैनल को रन करते हैं, और एंकर जो है वो अपने मालिक की पॉलिसी को टो करते हैं। तो वो कसूर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उससे निपटने के लिए पाकिस्तान का के कवानीन मौजूद है। हम कभी अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। हम हमेशा ये समझते हैं कि अगर आपने इस प्रोफेशन में रहना है तो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून की सबसे पहले खुद पाबंदी करनी है, फिर आप दूसरों को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या क्या कहते हैं कि औरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। अच्छा भट्ट साहब, एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया अरशद शरीफ की सूरत में हमारे सामने आया। आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी आप फरीक हैं, अरशद की फैमिली से भी आपका ताल्लुक़ है, तो ये केस कहाँ तक आप पहुँचा आपने? देखें, ये हमने पहले दिन ये कहा था जब अरशद शरीफ की शहादत हुई कि अरशद शरीफ का कत्ल एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सहाफ़त का कत्ल है। आप लोग अरशद शरीफ के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि वो उसके वाहिद एंकर है जिसके मोस्टली प्रोग्राम जो है वो रिसर्च बेस होते थे। वो एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब करता था, डॉक्यूमेंट हासिल करता था, उन डॉक्यूमेंट के ज़रिए फिर अपनी स्टोरी बिल्ड करता था, फिर वो आवाम को आगाह करता था कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। किसी को उसका नुक्ता नज़र पसंद आता था, किसी को नहीं पसंद आता था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह कीनिया के अंदर अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उस हवाले से इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत का रद्द-ए-अमल इंतहाई मायूस कुन था, बल्कि शर्मनाक कह सकते हैं। हम कहते थे कि एक रिपोर्टर के तौर पर कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी देखकर, उसकी गाड़ी को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये इत्तफाकिया कत्ल नहीं है, ये एक टारगेट किलिंग है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कीनिया पुलिस के वर्जन को लेकर कहती थी कि ये इत्तफाकिया कत्ल है। लेकिन उसके बाद जब पहली एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट दी, तो ये खुशाइन बात है कि हुकूमत पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वही बन गया जो PFJ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है। यही पॉइंट ऑफ व्यू अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा का है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है। यही उनकी अहलिया मोहतरमा का है, यही उनके बच्चों का है। अब इस हद तक तो ठीक है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो इस बात पर तो मुत्तफिक है कि ये एक टारगेट किलिंग है। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से पहले दिन हमने मुतालबा किया था कि पहली बात तो यह कि कोशिश करें कि कोई इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बन जाए यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे तमाम, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हों, ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, जो महाजराई है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये ना हो कि अरशद शरीफ शहीद के मतलब बनने वाली कमेटी बहुत मेहनत से काम करे, लेकिन पाकिस्तान का मौजूदा जो सिनेरियो है उसके दौरान उनकी रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़ा ना बन जाए। बहरहाल फिर हमने हुकूमत से भी कहा कि भाई अगर आपने यहाँ कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है तो उसमें आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी ऑनलाइन रखें, उसमें एक नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल का रखें, एक नुमाइंदा सिविल सोसाइटी का रखें, ताकि जो रिपोर्ट भी आए वो रिपोर्ट पाकिस्तान का पूरा मीडिया, सिविल सोसाइटी, लॉयर और पाकिस्तान के अवाम जो है वो उसको इत्मीनान की नज़र से देख सके। बहरहाल
मैं तो बीइंग रिपोर्टर, बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने अरशद शरीफ शहीद की वालदा से भी ये कहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश जो है वो कीनिया से शुरू होगी। अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में जो साहब सफ़र कर रहे थे उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ की शहादत के मुतल्लिक पहली टेलीफोन कॉल कीनिया से किसने की कि अरशद शरीफ का मर्डर हो गया है, उससे तफ्तीश ज़रूरी है। बिल्कुल। अरशद शरीफ शहीद की पहली फुटेज मर्डर के बाद किसने पाकिस्तान भेजी थी? जब तक इन 3 बंदों से बातचीत का आगाज नहीं होता हम अरशद शरीफ के कातिलों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा भट्ट साहब, आप PFUJ के सदर हैं और पूरे पाकिस्तान की साफ़ियों की आप नुमाइंदगी करते हैं। 2023 में आपके प्लान आप कुछ बता दें साफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ इक़दाम करने जा रहे हैं आपके? देखें लुकमान शाह साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है, एक जर्नलिस्ट के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बीमार बच्चे उसके हो जाएं तो दवाई के पैसे नहीं होते। कभी मोस्टली क्योंकि जर्नलिस्ट जो है ज़्यादा तादाद किराए के घरों में रहती है, कभी मालिक मकान के पैसे देने होते हैं, कभी गली मोहल्ले से सब्जी वाला, दूध वाला, किराने वाला उसके पैसे देने होते हैं। और सेठ इतना जालिम है कि तयशुदा मुआवजा भी वक्त पर नहीं देता। तो इसलिए हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला PFJ उसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट करेगी कि एक जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर की मुआशी हालत कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। हमारा प्राइम टारगेट इस साल ये होगा। और एक बड़ा अरसा हुआ पाकिस्तान में जो है वो बेसिक जो आपके हकूक़ हैं उसके हवाले से PFJ की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चली, क्योंकि हमें हर साल 2 साल बाद जब प्रेस फ्रीडम पर कुलाड़ा चलाया जाता है, जब प्रेस फ्रीडम सलब की जाती है, जर्नलिस्टों को अगवा किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें तो फिर हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट की तरफ निकल जाते हैं हर साल 2 साल के बाद। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2023 में जर्नलिस्टों और मीडिया वर्कर के मुआशी हकूक़ के हवाले से एक फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज़ होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो जद्दोजहद जो लॉन्ग मार्च की सूरत में कोयटा से शुरू होगी, यहाँ उसका पड़ाव होगा इस्लामाबाद में आखिरी, और वो पड़ाव उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जर्नलिस्टों और मीडिया वर्कर के मुआशी जो है वो हकूक़ हम हासिल नहीं कर लेते। ठीक। तो इसके अलावा भट्ट साहब, रावलपिंडी इस्लामाबाद के साफ़ियों के लिए एक बातचीत आप लोगों की चल रही है पंजाब हुकूमत से, मीडिया टाउन फ़ेज़ 2, वो कहाँ तक पहुँचा मामला? शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब के मौजूदा सदर अनवर रज़ा साहब, सेक्रेटरी खलील राजा, फराज सेक्रेटरी नैयर अली और इनकी पूरी टीम को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शबाना रोज़ मेहनत के बाद वफाकी हुकूमत में रहते हुए, वफाकी दारुल हुकूमत में रहते हुए पंजाब गवर्नमेंट से मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 की मंजूरी हासिल कर ली है। लेकिन इसके साथ बदकिस्मती की बात यह है कि शहर के जर्नलिस्टों को इसका पहरा देना होगा। कुछ लोग सस्ती सियासत के लिए खामखा इस प्रोजेक्ट को ख़राब करना चाहते हैं। हमारे वो साथी जो छत से महरूम है, उनकी तमाम उम्मीदों का मरकज़ महवर जर्नलिस्ट पैनल है और मौजूदा बॉडी है। लेकिन कुछ लोग जो है वह सिर्फ 2-4 दिन की पॉलिटिक्स के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा दिला करने के लिए ऐसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडे कर रहे हैं जिससे ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी हो सकता है और मुतासर भी हो सकता है। इसलिए मैं हमारे वो साथी जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं और जिनके लिए ये काम किया जा रहा है उन्हें विजिलेंट रहना होगा, उन्हें नज़र रखनी होगी कि वो कौन लोग हैं जो अपनी सस्ती सियासत के लिए इस बड़े प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन आज ही आपने देखा होगा कि जो लोग कहते थे कि बस ये हवाई बातें हैं, आज प्रैक्टिकली
पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन ने अखबारात में इश्तिहार छाए हुए हैं। छाप दिया है कि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के साथ नेशनल प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी, खजांची और जो मीडिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट राणा ताहिर साहब, सेक्रेटरी तारक चोई साहब ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से भी रब्ता किया है मुसलसल, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि कुछ सरकारी ज़मीन का टोटा मिल जाए, कोई खिता मिल जाए। जिस तरह के पहले मीडिया टाउन हमने बनाया था तो वहाँ इजीली जो है मीडिया टाउन सेकंड फेज बन जाता है, लेकिन डीसी साहब की तमाम तर कोशिश के बावजूद हमें उन्हें इस तरह का कोई माकूल किस्म का ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिला जिस पर वो मंजूरी हासिल करके मीडिया टाउन सेकंड फेज का इफ्तिताह कराए। इसलिए उन्होंने इश्तिहार शाया किया। इसलिए आज उन्होंने इश्तिहार शाया किया है कि अब गवर्नमेंट पंजाब जो है वो लैंड परचेज करके उस पर मीडिया टाउन फेज 2 बनाएगी। नाजरीन, आपने PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब की सहाफ़त और सहाफ़ियों से मुतालिक पॉलिसी बयान आपने सुना। हमें इजाज़त दीजिए, आपके प्रोग्राम का आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।